हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है क्या थी पिता की गलती। सुधा कसेरा मंदबुद्धि था। अपने मन के जज्बात व्यक्त करता भी कैसे, जब समझ ही कुछ नहीं आता था। लोगों की तिरस्कृत नजरों को झेलता हुआ मैं अब बस दूसरे के हाथों की कठपुतली मात्र रह गया था। पिता की गलतियों के कारण ही मैं मंद बुद्धि बालक पैदा हुआ। जब मैं माँ के गर्भ में था तो मेरी माँ को भरपूर खाना नहीं मिलता था। उनको मेरे पिता ये कहकर मानसिक यंत्रणा देते थे कि उनकी जन्मपत्री में लिखा है कि उनका पहला बच्चा नहीं बचेगा। वो बच्चा मैं हूँ जो 35 वर्षगांठ बिना किसी समारोह के मना चुका है। पैदा होने के बाद मैं पीलिया रोग से ग्रसित था, लेकिन मेरा इलाज नहीं करवाया गया। मेरी माँ बहुत ही सीधी थी। मेरे पापा उनको पैसे ही नहीं देते थे कि वो अपनी मर्जी से मेरे लिए कुछ कर सकें। सब कुछ सहते हुए वो अंदर से घुटती रहती थी। वो जमाना भी ऐसा ही था जब लड़कियां शादी के बाद अपनी ससुराल से अर्थी में ही निकलती थी। मायके वाले साथ नहीं देते थे। मेरी नानी मेरी माँ को दुखी देखकर परेशान रहती थी, लेकिन परिवार के अन्य लोगों का सहयोग न मिलने के कारण कुछ नहीं कर पाई। मैं 2 साल का हो गया था, लेकिन ना बोलता था ना चलता था, बस घुटनों पर चलता था। मेरी माँ पल पल मेरा ध्यान रखती थी और हर समय मुझे गोदी में लिए रहती थी। शायद वो जीवन भर का प्यार 2 साल में ही देना चाहती थी। मेरे पैदा होने के बाद मेरे कार्यकलाप में प्रगति न देखकर वो बहुत मानसिक तनाव में रहने लगी, जिसका परिणाम ये निकला कि वो ब्लड कैंसर जैसी घातक बीमारी के कारण 3 महीने में ही चल बसी। लेकिन मैं मंदबुद्धिक बालक और उम्र भी कम होने के कारण समझ ही नहीं पाया अपने जीवन में आए इस भूचाल को। सूनी आंखों से बस माँ को ढूंढ तो रहा था, लेकिन मुझे किसी से पूछने के लिए शब्दों का ज्ञान ही नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरी माँ का क्रियाक्रम करके मेरे मामा और नाना दिल्ली लौटे तो मुझे एक बार तो उन्होंने गोद में लिया, लेकिन मेरी कुछ भी प्रतिक्रिया न देखकर किसी ने भी मेरी परवाह नहीं की। बस मेरी नानी ने ही मुझे अपने से बहुत देर तक चिपटाए रखा था। मेरे पापा तो एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। माँ ने अंतिम समय में मेरी जिम्मेदारी किसी को नहीं सौंपी, लेकिन मेरे नाना नानी ने मुझे अपने पास रखने का निर्णय ले लिया। उनका कहना था कि मेरी माँ की तरह मेरे पापा मुझे भी यंत्रणा दे देकर मार डालेंगे। वो भूले नहीं थे कि मेरी माँ ने उनको बताया था कि गलती से मेरी बाह पर गरम प्रेस नहीं गिरी थी, बल्कि मेरे पिता ने जानबूझकर मेरी बाह पर रख दी थी, जिसका निशान आज तक मेरी बाह पर है। एक बार सीढ़ी से धकेलने का प्रयास भी किया था। इसके पीछे उनकी क्या मानसिकता थी? शायद वो जन्मपत्री की बात सत्य साबित करके अपने अहंकार को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वो मुझे कभी लेने नहीं आए। माँ की मृत्यु के 3 महीने के बाद ही उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया था। ये मेरे लिए विडंबना ही तो थी कि मुझे मेरी माँ के स्थान पर दूसरी माँ नहीं मिली, लेकिन मेरे पिता को दूसरी पत्नी मिलने में देर नहीं लगी। पिता के रहते हुए भी मैं अनाथ हो गया। मैं मंद बुद्धि था, इसीलिए मेरे नाना नानी ने मुझे पालने में बहुत शारीरिक, मानसिक व आर्थिक कष्ट सहे। शारीरिक इसलिए कि मंद बुद्धि होने के कारण 15 साल की उम्र तक लघु और दीर्घ शंका का ज्ञान ही नहीं था। कपड़ों में ही अपने आप हो जाता था और उनको नानी को साफ करना पड़ता था। रात को बिस्तर गीला हो जाने पर नानी रात को उठकर बिस्तर बदलती थी। ढलती उम्र के कारण मेरे नाना नानी शारीरिक व मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो गए थे, लेकिन मोहवश वो मेरा बहुत ध्यान रखते थे। मैं स्कूल अकेला भी नहीं जा पाता था, इसीलिए मेरे नाना मुझे स्कूल बस तक छोड़ने जाते थे। मुझे ऐसे स्कूल में भेजा जहाँ सभी बच्चे मेरे जैसे थे। उन्होंने मानसिक कष्ट सहे, इसीलिए कि मेरे मंद बुद्धि होने के कारण नाना नानी कहीं भी मुझे लेकर जाते तो लोग परिस्थितियों को नज़रअंदाज करते हुए मेरे असामान्य व्यवहार को देखकर उनको ताने देते। उससे उनका मन बहुत व्यथित होता। फिर भी वो मुझे कहीं भी लेकर जाने में कतराने लगे। उनके अपने बच्चों ने भी मेरे कारण उनसे बहुत दूरी बना ली थी। कई रिश्तेदारों ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि मुझे अनाथाश्रम में क्यों नहीं डाल देते।
नाना नानी को ये सुनकर बहुत दुख होता। कई बार कोई घर आता तो नानी गीले बिस्तर को जल्दी से ढक देती, जिससे उनकी नकारात्मक प्रतिक्रिया का दंश उनको ना झेलना पड़े। मैं शारीरिक रूप से बहुत तंदुरुस्त था। दिमाग का उपयोग ना होने के कारण ताकत भी बहुत थी। अंदर ही अंदर अपनी कमी को समझते हुए सारा आक्रोश अपनी नानी पर निकालता था। कभी उनके बाल खींचता, कभी उन पर पानी डाल देता और कभी उनकी गोदी में सिर पटक कर उन्हीं को तकलीफ पहुंचाता। माता पिता के ना रहने से उनके अनुशासन के बिना मैं बहुत जिद्दी भी हो गया था। मैंने अपनी नानी को बहुत दुख दिया, लेकिन इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि मैं तो मंदबुद्धि बालक था। नाना नानी ने आर्थिक कष्ट सहे, इस प्रकार कि मेरा सारा खर्चा मेरे पेंशनधारी नाना पर आ गया था। कहीं से भी उनको सहयोग नहीं मिलता था। उन्होंने मेरा अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे भी मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। नानी मेरे भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहती थी और मेरे कारण मानसिक आघात सहते सहते थक कर असमय ही 65 वर्ष की उम्र में ही सदा के लिए विदा हो गई। उस समय मेरी उम्र 18 वर्ष की रही होगी। अब तक मैं मानसिक और शारीरिक रूप से काफी ठीक हो गया था। अपने व्यक्तिगत कार्य करने के लिए आत्मनिर्भर भी हो गया था, लेकिन व्यक्ति सही तरीके से सही भाषा में नहीं कर पाता था। टूटी फूटी और कई बार निरर्थक भाषा ही बोल पाता था। मेरे जीवन की इस दूसरी त्रासदी को भी मैं नहीं समझ पाया और ना ही परिवार वालों के सामने अभिव्यक्त ही कर पाया। इसीलिए नानी की मृत्यु पर आए परिवार के अन्य लोगों को मुझसे कोई सहानुभूति नहीं थी। वैसे भी अभी नाना जिंदा थे मेरे पालन पोषण के लिए। औपचारिकता पूरी करके सभी वापस लौट गए। नाना ने मुझे भरपूर प्यार दिया। उनके अन्य बच्चों के बच्चों को मुझसे ईर्ष्या भी होती थी कि उनके हिस्से का प्यार भी मुझे ही मिल रहा है, लेकिन उनके तो माता पिता भी थे। मैं तो अनाथ था। मेरी मंदबुद्धि के कारण यदि कोई मेरा मजाक उड़ाता तो नाना उनको खूब खरी खोटी सुनाते, लेकिन कब तक, वो भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए। उस समय मैं 28 साल का था, लेकिन परिस्थिति पर मेरी प्रतिक्रिया पहले जैसी ही थी। मेरा तो सब कुछ लुट चुका था और मैं रो भी नहीं पा रहा था। बस एक एहसास था कि नाना अब इस दुनिया में नहीं है। इतनी मेरे अंदर बुद्धि नहीं थी कि मैं अपने भविष्य की चिंता कर सकूं। मुझे तो पैदा ही कई हाथों की कठपुतली बनाकर किया गया था, लेकिन अभी तक मैं ऐसे हाथों के संरक्षण में था जिन्होंने मुझे इस लायक बना दिया था कि मैं शारीरिक रूप से बहुत सक्षम और किसी पर निर्भर नहीं था और कोई भी कार्य जिसमें बुद्धि की आवश्यकता नहीं हो चुटकियों में कर देता था। वैसे भी जो व्यक्ति दिमाग से काम नहीं करते शारीरिक रूप से अधिक ताकत वाले होते हैं। मेरी मनोस्थिति बिल्कुल 2 साल के बच्चे की तरह थी, जो उसके साथ क्या हो रहा है, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा समझ ही नहीं पाता। लेकिन मेरी याददाश्त बहुत अच्छी थी। गाड़ियों के नंबर, फोन नंबर तथा किसी का घर किस स्थान पर है मुझे कभी नहीं भूलता था। कहने पर मैं कोई भी शारीरिक कार्य कर सकता था, लेकिन अपने मन से कुछ नहीं कर पाता था। नाना की हालत गंभीर होने पर मैंने अपने पड़ोस की एक आंटी के कहने पर अपनी मौसी को फोन से सूचना दी, तो आनन फानन मेरे 2 मामा और मौसी पहुंच गए और नाना को अस्पताल में भर्ती कर दिया। डॉक्टरों ने देखते ही कह दिया कि उनका अंतिम समय आ गया है। उनके क्रियाक्रम हो जाने के बाद सब ने घर की अलमारियों का मुआयना करना शुरू किया। महत्वपूर्ण दस्तावेज निकाले गए। सबकी नज़र नाना के मकान पर थी। मैं मूक दर्शक बना सब देखता रहा। भरा पूरा घर था। मकान भी मेरे नाना का था। मेरे एक मामा की नज़र आते ही मेरे हष्ट-पुष्ट शरीर पर टिक गई। उन्होंने मेरी मंदबुद्धि का लाभ लेकर मुझे मेरे मनपसंद खाने की चीज़ें बाजार से मंगवा कर दी और बार बार मुझे उनके साथ भोपाल जाने के लिए उकसाते रहे। मुझे याद नहीं आता कि कभी उन्होंने मेरे साथ सीधे मुंह से बात भी की हो। तब तो और भी हद हो गई थी जब एक बार मैं नानी के साथ भोपाल उनके घर गया था और मेरे असामान्य व्यवहार के लिए उन्होंने नानी को दोषी मानते हुए बहुत जलीकटी सुनाई। उनको मामा की बातों से बहुत आघात पहुंचा, जिस कारण नानी निश्चित समय से पहले ही दिल्ली लौट गई थी। अब उनको अचानक इतना प्यार क्यों उमड़ रहा था?
ये सोचने की बुद्धि भी मुझ में नहीं थी। इतना सहयोग यदि नानी को पहले मिलता तो शायद वो इतनी जल्दी मुझे छोड़कर नहीं जाती। पहली बार सबको ये विषय विचारणीय लगा कि अब मैं किसके साथ रहूंगा। नाना से संबंधित कार्यकलाप पूरा होने तक मेरे मामा ने मेरा इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि मैं कहाँ रहना चाहता हूँ। किसी के भी पूछने पर मैं झट से बोलता, मैं तो भोपाल जाऊंगा। नाना के कई जानने वालों ने मामा को कटाक्ष भी किया कि कैसे सब खत्म हो जाने के बाद उनका आना हुआ। इससे पहले तो उनको वर्षों से कभी देखा भी नहीं। इतना सुनते ही चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे को सार्थक करते हुए वो उन पर खूब बरसे। परिणाम ये निकला कि बहुत सारे लोग नाना की तेरहवीं पर बिना खाए ही लौट गए। आखिरकार मैं मामा के साथ भोपाल पहुंच गया। मेरी दाढ़ी और बाल बहुत बड़े बड़े हो गए थे। सबसे पहले मेरे मामा ने उन्हें संवारने के लिए मुझे सैलून भेजा। फिर मेरे लिए नए कपड़े खरीदे जिनको पहनकर मेरा व्यक्तित्व ही बदल गया था। मेरे मामा की एक फैक्ट्री थी जिसमें मैं उनके बेटे के काम में हाथ बटाने के लिए जाने लगा। जब मैं नानी के साथ एक बार यहाँ आया था तब तो मुझे इस फैक्ट्री में घुसने की भी अनुमति नहीं थी। अब जबकि मैं शारीरिक श्रम करने के लायक हो गया तो उनके लिए मेरे मायने ही बदल गए थे। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा उनका मुझे यहाँ लाने का उद्देश्य क्या था। मैं चुपचाप एक रोबोट की तरह सारा काम करता। मुझे अपनी इच्छा व्यक्त करने का तो कोई अधिकार ही नहीं था। दिल्ली के जिस मकान में मेरा बचपन गुजरा उसमें तो मैं कभी जा नहीं सकता था क्योंकि प्रॉपर्टी के झगड़े के कारण उसमें ताला लग गया था और मैं भी मामा की प्रॉपर्टी भर बनकर रह गया था जिसमें कोई बंटवारे का झंझट नहीं था। उनका ही एक छत्र राज्य था। मैं अपने मन से किसी के पास जा ही नहीं सकता था, न किसी को मुझे बुलाने का अधिकार था। मेरा जीवन टुकड़ों में बट गया था। मेरा अपना तो कोई अस्तित्व नहीं था। मैं अपना आक्रोश प्रकट भी करता तो किसके सामने करता। कोई नाना नानी की तरह मेरी भावना को समझने वाला ही नहीं था। मैं तो इस लायक भी नहीं था कि अपने पिता से पूछूं कि मेरे इस प्रकार के टुकड़ों में बटी जिंदगी का उत्तरदायी कौन है। उनको क्या हक था मुझे पैदा करने का। मेरी माँ अंतिम समय में मेरे पिता की ओर इशारा करके रोते हुए मामा से कह रही थी, इसने मुझे बीमारी दी है, इसको मारो। लेकिन प्रतिक्रिया स्वरूप किसी ने कुछ नहीं किया। करते तो तब जब उनको मेरी माँ से प्यार होता। काश मुझ में उस टाइम इतनी बुद्धि होती कि मैं अपनी माँ का बदला अपने पिता से लेता। लेकिन काश ऐसा कोई होता जो मेरा बदला ज़रूर लेता, जिसके पास बुद्धि है। मेरी कथा को शब्दों का जामा पहनाने वाली को धन्यवाद। कम से कम उनको मुझसे कुछ सहानुभूति तो है, जिसके कारण मुझ मंद बुद्धि बालक जिसको शब्दों में अभिव्यक्ति नहीं आती की मूक भाषा तथा भावना को समझकर उसकी आत्मकथा को कलमबद्ध करके लोगों के सामने उजागर तो किया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।